नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमार त्यागी एक बार फिर एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हुए जो बहुत चिंताजनक है। मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में हुए बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट्स उनके विषय में सभी चिंतित हैं। इससे पहले जो गाजा में हुआ उससे भी लोग चिंतित हैं। कारण बताऊंगा। मैंने रशिया और यूक्रेन क्यों नहीं बोला, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में जो राष्ट्रों को हित के लिए राष्ट्र शासकों की चिंता होती है, उसके आधार पर वो युद्ध शुरू हुआ था। युद्ध के परिणाम कुछ गलत हो सकते हैं, मगर युद्ध के जो कारण थे होने के, उसमें कुछ खास खामी नहीं। मगर जो डेवलपमेंट बांग्लादेश में हुआ और जो युद्ध की शुरुआत गल्फ में हुई, इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में, इन दोनों युद्धों में, ये दोनों डेवलपमेंट्स में मुझे एक चीज जो नज़र आती है वो है कि दोनों के पीछे कहीं ना कहीं धर्म था। बांग्लादेश का जो डेवलपमेंट था, पहली नज़र में लोगों को ये एक राजनीतिक उथल पुथल या सामाजिक उथल पुथल के रूप में नज़र आया था, मगर कुछ या चंद दिनों के बाद ही वो एक धार्मिक कट्टरता का रूप लेकर सामने उपस्थित हुआ और लोग समझे कि इसके पीछे क्या कारण था। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती, चाहे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में हो, कि वहाँ के नागरिक अपने ही नागरिकों पर ऐसे अमानवीय और बर्बरतापूर्ण अत्याचार करें कि किसी मानव को सोचने पर मजबूर होना पड़े कि आखिर आदमी सुरक्षित समझे तो समझे कहाँ। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो आदमी सुरक्षित समझता है अपने देश में, और अपने देश में फिर बात करेंगे तो अपने प्रदेश में, अपने प्रदेश में बात करेंगे तो अपने ज़िले में, अपने ज़िले में बात करेंगे तो अपनी तहसील में, फिर ब्लॉक में, फिर गांव में, और लास्ट में आता है आदमी का घर। बांग्लादेश में जो लास्ट में सुरक्षित समझता है, सबसे सुरक्षित समझता है अपने घर में आदमी, वो वहाँ का नागरिक भी था, उसका देश भी था, उसका जिला भी था, उसका प्रदेश भी था, उसका गांव भी था, उसकी बस्ती भी थी, उसका मोहल्ला भी था मेरे दोस्तों, और बाद में उसका घर भी था। तो भी उन पर, उनकी महिलाओं पर, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, उनके अहम को, स्वाभिमान को झटका दिया गया, उनकी पिटाई की गई, मर्मम हत्या भी की गई। और देश की पुलिस और सेना, राजनीतिक लीडर्स असहाय रहे ऐसा कुछ रोकने में। हम कभी पढ़ते थे कि जब जाहिल थे लोग, पढ़े लिखे नहीं थे, तरक्की इतनी नहीं थी, गरीबी थी, तो कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कबीलों में झगड़ा करते थे, गांव गांव झगड़े होते थे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या रीजन के नाम पर, क्योंकि लोग समझदार नहीं थे। और कुछ लोगों ने उन चीज़ों को झूठा भी बताया कि इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, अत्याचार ने अत्याचार कम किए थे, लेकिन ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, ऐसा भी बोला गया। सोचा गया कि हो सकता है ये भी संभव हो, मगर अब तो हम सबके रहते हुए, और झूठ बोलने का प्रश्न नहीं, वीडियो आते हैं, वीडियो झूठ नहीं बोलता, कैमरा झूठ नहीं बोलता। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी हिंदुओं के खिलाफ या दूसरे अल्पसंख्यक धर्मों के खिलाफ, वो बर्बरतापूर्ण रही और मानव जाति को शर्मसार करने के लिए काफ़ी हैं। बांग्लादेश वो देश है दोस्तों जो मुजीबुर रहमान साहब ने बनाया तो नहीं था, उनकी इच्छा तो नहीं थी, वो तो एक पाकिस्तान, सुदृढ़ पाकिस्तान देखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा होने के बाद भी जो पाकिस्तान के पंजाब डोमिनेंट लीडर्स थे, उन्होंने उनको सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। और
बंगाली भाषा के नाम पर, बंगाली कल्चर के नाम पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता रहा। मुजीबुर रहमान साहब को मजबूरी में बांग्लादेश में विद्रोह का झंडा बुलंद करना पड़ा और भारत ने जो अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभाई, बांग्लादेश का 1971 में उदय हुआ। आज उस शख्सियत के स्टैचू गिरा दिए गए, अपमानित किया गया। उस शख्स की, उस पर्सनालिटी, सुप्रीम लीडर ऑफ बांग्लादेश, राष्ट्रपिता ऑफ बांग्लादेश की पुत्री को गद्दी छोड़नी पड़ी और भारत में आना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। इसका मतलब क्या है? जिससे उत्पत्ति हुई उसी को नुकसान पहुंचाया गया। उसका नाम लेना भी आज उचित नहीं माना जा रहा बांग्लादेश में। ये परिवर्तन कोई एक दो दिन में नहीं हुआ। ये परिवर्तन एक दो दिन में या एक बार में सडनली नहीं होते। लेकिन दुर्भाग्य ये है, जब शांति रहती है तो हमारे शासक या अच्छे लोग समझते हैं कि शांति है, करना क्या है। लेकिन उनको ये नहीं पता है शांति के दौरान अशांति की भावना रखने वाले अपने कार्यक्रम बनाते रहते हैं, अपना प्रयास जारी रखते हैं। वो एक दिन विस्फोट होता है और पता लगता है कि इसकी जांच हो, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, कुछ नहीं होता। ये पहले से ही प्लान रहता है, सब कुछ रहता है। लेकिन अच्छे लोग, अच्छे पड़ोसी, अच्छी सरकारें, शांतिपूर्ण लोग सोए रहते हैं और शांति करने वाले अपने कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। जिसे हम शांति समझते हैं वो दुश्मन के लिए गोल्डन पीरियड होता है, प्लानिंग करने का, स्ट्रेटेजी बनाने का और अपनी विचारों को फैलाने का। यही बांग्लादेश में हुआ। अब सवाल यह है कि क्या अदर राष्ट्र इंटरनल मामला कहते हुए, उनका इंटरनल मामला है, हस्तक्षेप नहीं होगा, इतना कहना काफ़ी है। और ये कह देना कि अपील की गई है, गवर्नमेंट के लीडर अपील्स कर रहे हैं, अपील्स तो हो रही है, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है? अपील के बाद भी वहाँ घरों का जलना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, लूटपाट और हिंदुओं को पीटना जारी रहा। वो सब मीडिया कहाँ गया? वो लीडर्स जो कोई बाइक से भी गिर जाए तो दलित है, माइनॉरिटी है, चोट लग गई, जानबूझ कर गिराया गया, एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट जानबूझ कर किया गया, दलित है, कमजोर है, पतित है, अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, ये है, वो है। अब कहाँ है? चंद्रशेखर दलितों को लीडर बनता है, क्या हुआ? होठों पर चुंबक लग गई। समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे? राहुल गांधी को बहुत मुखर नेता माना जा रहा था, चुप क्यों हो गए? सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी की जबान क्यों चिपक गई? मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मगर न्यूट्रलिटी के आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। अत्याचार एक आदमी पर हुआ, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, वह अत्याचार की गूंज, उस अत्याचार के विरोध में सभी बुद्धिजीवी मानवों को सामने आना चाहिए और अपने विचार व्यक्त करने चाहिए और फ्यूचर में वो घटना ना घटे उसके लिए कुछ उचित कदम उठाना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब यूएनओ का गठन हुआ था और वो मजबूत भी किया गया, वर्ल्ड वार 2 के बाद तो इसमें बहुत तेजी लाई गई कि यूएनओ बन गया है। अब ये सांस्कृतिक, मानवता, प्रजातंत्र और देशों के बीच के झगड़े को सुलझाएगा, एक मंच उभरेगा और युद्ध की त्रासदी से मानवता को छुटकारा मिल जाएगा। मगर क्या हुआ? यूएनओ की स्थिति आप देख रहे हैं। एक ग्राम पंचायत के प्रधान की जैसी स्थिति भी यूएनओ की वर्ल्ड में नहीं है। वो स्टेटमेंट देने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। और यूएनओ भी दोहरा मापदंड अपनाने लगा है। जब 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी अंदर घुसे इजराइल में, उन्होंने अत्याचार किए, औरतों को, बच्चों को मारा, और किडनैप किया, बलात्कार किए, मर्डर असैसिनेट किया गया, उस वक्त यूएनओ का स्टेटमेंट नहीं था, सुना था?
यह मानवीय है। और जब इसराइल ने काउंटर अटैक किया गाजा में, अमानवीय घटना मानी गई। मैं तो मानता हूँ दोनों अमानवीय थे, दोनों को मानो ना आप, गलती उधर भी थी, गलती इधर भी थी, लेकिन पहली गलती का परिणाम दूसरी गलती थी। और गलती ये भी नहीं कह सकते, इसराइल ने तो बोला था कि इसमें आतंकवादी हमास के छिपे हुए हमारे दुश्मन, खाली कराया गया सिविल एरिया, तब अटैक किया गया। लेकिन वो ह्यूमन शील्ड बनाते हैं, उसके कारण आम नागरिक मारा जाता है। दुखद घटना है, बच्चों पर, औरतों पर गाजा में जो बीती उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसका जो मूल रूप कारण क्या था? कारण ये था आतंकवादी विचारधारा का दुष्परिणाम देखने को मिला। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दोबारा उस टॉपिक पर आता हूँ कि ये दोनों ही धर्म द्वारा प्रायोजित थे। किसी ऐसे, मैं तो बोलता हूँ इस आज की 21वीं सदी में किसी भी धार्मिक आर्म ग्रुप का मतलब क्या, उसको क्यों होना चाहिए? जैसे मिलिट्री होती है, पुलिस होती है, शासक होता है, शासन है, प्रजातंत्र है, इलेक्शंस हैं, ये सब होने के बाद भी जिन देशों में आर्म ग्रुप काम कर रहे हैं रिलीजियस ग्राउंड्स पर, यही विचारधारा को फैलाया जा रहा है, मरने मारने को अच्छा माना जा रहा है, उन देशों को खतरा उनसे नहीं, उसके अलावा पूरे विश्व को खतरा है। इस आग की चपेट में न केवल वो पर्टिकुलर देश बल्कि उसका पड़ोस और बाद में विश्व आ जाता है, और समस्त मानव जाति को इससे खतरा है। तो मैं तो कहना यह है कि इसके बाद किसी भी स्टेट को, लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए, फिर नहीं होना चाहिए, मानते हैं इस बात को, कोई भी राष्ट्र किसी धर्म से नहीं जाना चाहिए, मगर इस्लामिक राष्ट्र क्यों होने चाहिए फिर, या ईसाई राष्ट्र क्यों होने चाहिए, या बौद्ध राष्ट्र क्यों होने चाहिए? जब इतने हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ये वो सब राष्ट्र होते हैं तो हिंदू राष्ट्र हो सकता है, कौन रोक सकता है? लेकिन मैं इसके अलग मानने वाला हूँ। न हिंदू राष्ट्र के नाम से राष्ट्र होना चाहिए, न मुसलमान के राष्ट्र होना चाहिए, न क्रिश्चियन के राष्ट्र होना चाहिए, न बौद्ध के राष्ट्र से। राष्ट्र उनके नागरिकों का होना चाहिए। उसमें एक आदमी भी किसी दूसरे धर्म का रहता है तो वो भी वहाँ का नागरिक है, उसके अधिकार कर्तव्य बराबर हैं। लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में समस्या आती है जब अधिकार तो बराबर से ज़्यादा और कर्तव्य बराबर से कम। ये असंतुलन की स्थिति है। पॉलिटिकल लीडर्स किसी पार्टी के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, उनका एक कर्तव्य बनता है, बराबर मतलब बराबर। मेजोरिटी, माइनॉरिटी, ये शब्द ही शायद झगड़े की वजह है, इनको निकाल जाना चाहिए। क्या मेजोरिटी, क्या माइनॉरिटी? अगर में चलो 40 करोड़ लोग हैं तो एक आदमी का जिसका आधार कार्ड है वो भारत का नागरिक है, उसकी वो अधिकार हैं जो 140 करोड़ -1 के हैं। तो इसमें क्या माइनॉरिटी, क्या मेजोरिटी, क्या काउंटिंग, कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था की कल्पना हमको करनी चाहिए। धन्यवाद। लगता है कुछ होगा।